हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो इंक्रीज होता है, कैसे H+ आयन है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रिएट किए जाते हैं, साथ के साथ कैसे बॉडी के अंदर pH का एलिवेशन होता है। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसके इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं। तो कॉजेज में हमने देखे थे स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट क्लास को अटेंड किया है ढंग से, तो उसके कॉजेज में हमने देखे थे कि जो इम्पोर्टेंट कॉज था, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन जो कॉज था रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के लिए, वो क्या था? डिसफंक्शन इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिसफंक्शन इन मेटाबॉलिज्म की मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर कोई डिसफंक्शन हो रहा है तो सिचुएशन के अंदर क्या होने के चांसेस है? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होने के चांसेस है। तो अब वो मेटाबॉलिज्म में डिसफंक्शन कैसे कैसे हो रहे थे? एक तो डायूरेटिक्स की वजह से हो रहे थे स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि H+ आयन है वो क्या हो रहे थे? बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे थे, और क्लोराइड है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो उस सिचुएशन के अंदर भी हो सकता है कि पेशेंट के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है वो क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक्सेसिव वोमिटिंग में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर एक्सेसिव किसी भी इंडिविजुअल को अगर एक्सेसिव वोमिटिंग होगी तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा? उसकी बॉडी से गैस्ट्रिक एसिड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर एक कॉमन बात करें तो एसिड है वो बाहर निकल गया वोमिटिंग के थ्रू, तो बॉडी के अंदर क्या हो गया? एल्कलाइन का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो हम बात करें कि भाई एसिड और बेस दोनों बैलेंस के अंदर थे, लेकिन एसिड क्या हो गया वहाँ पे? वोमिटिंग के थ्रू कम हो गया, लेकिन एल्केलाइन अपनी लेवल पे था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? एल्केलाइन का लेवल ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड है वो बाहर चला गया, एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो सिचुएशन के अंदर है कि वोमिटिंग के अंदर क्या होता है? एसिड, गैस्ट्रिक एसिड का लॉस होता है, गैस्ट्रिक एसिड का लॉस होगा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एक्सेसिव वोमिटिंग होगी, गैस्ट्रिक एसिड है वो क्या जाएगा? बाहर जाएगा। तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा? पेशेंट के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है वो कॉज होता है। तो जब भी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है वो डिनोट किया जाता है अपना HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन्स हैं वो मेटाबॉलिक को डिनोट करते हैं, चाहे वो एसिडोसिस में देखो, चाहे वो आप एल्किलोसिस के अंदर देखो। कौन? बाइकार्बोनेट। ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्किलोसिस के अंदर क्या होता है? एनायन गैप के अंदर चेंजेज होते हैं, एनायन गैप चेंज्ड। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको एनायन गैप क्या होता है ये मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट हमने कोर्स देखा था जो हमारा रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक, जो हमारा जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है उसका नेक्स्ट कोर्स हमने देखा था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग। अगर किसी पेशेंट की कंटिन्यूसली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग चल रही है, एक इंटरमिटेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग चल रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि हमारे पेशेंट के अंदर क्या हो? हमारे पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों? क्योंकि जब आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग कर रहे हो तो स्टमक के कंटेंट को ही सक्शन कर रहे हो। अब स्टमक के कंटेंट हम पहले ही देख चुके हैं वोमिटिंग वाले कोर्स के अंदर कि स्टमक के कंटेंट, अगर देखो वोमिटिंग में तो बाहर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, बॉडी बाहर निकाली, और सक्शनिंग में हम मैकेनिकली, ठीक है, मैन्युअली हम उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर एसिड बाहर जा रहा है, तो और बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ में वहाँ पर आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट को जब हमने देखा था कि हो सकता है कि एक्सेसिव इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कि आप पेशेंट को एक्सेसिव इन्फ्यूजन सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका लेवल ज़्यादा हो जाए। कैसे होगा? कि आप पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इन्फ्यूजन है वो आप एक्सेसिवली एडमिनिस्टर कर दो, उस सिचुएशन के अंदर भी बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो कॉज होगा। नेक्स्ट हमने कॉज देखा था मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ वूल ब्लड। वूल ब्लड के अंदर मैसिव ट्रांसफ्यूजन था, उसके अंदर क्या हुआ था? अगर आप किसी पेशेंट को बहुत मल्टीपल यूनिट्स आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, मल्टीपल यूनिट आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो सिचुएशन के अंदर क्या होता है? ब्लड को जब ब्लड बैंक के अंदर जब स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है। जब ये सिट्रेट ट्रांसफ्यूजन के साथ पेशेंट की बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? लीवर सिट्रेट को मेटाबोलाइज करेगा बाइकार्बोनेट के अंदर, और इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और उस सिचुएशन के अंदर, और बाइकार्बोनेट का लेवल जब इंक्रीज हो रहा है तो सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सेम एज यहाँ पर भी एल्डोस्टेरोनिज्म में भी ऐसा वैसा है
ठीक है, यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, H+ आयन का जो एक्सक्रिएशन है वो बढ़ जाता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए बॉडी सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, तो H+ आयन है उसको क्या कर देती है, एक्सक्रिएट करती है। बॉडी से H+ आयन का एक्सक्रिएशन हो गया रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो यहाँ पे क्या बच गया, बाइकार्बोनेट आयन अंदर रह जाएंगे, और बाइकार्बोनेट आयन अंदर रहेंगे तो एक्यूमुलेशन होगा, लेवल इंक्रीज होगा बाइकार्बोनेट का, और वो कोज कर देंगे आपके मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो फ्रेंड्स ये था कल की क्लास का समरी, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा कोच डिटेल्ड हमने पढ़ा था कल की क्लास के अंदर, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर के कल की क्लास को आप देखो, रेफर करो, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं असेसमेंट से, कि मान लीजिए हमारे पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो चुका है, तो अब हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन, अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की स्टूडेंट्स अगर बात करें, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो एल्केलोसिस होगा, बॉडी की पीएच इंक्रीज होगी, तो CNS है उसके अंदर इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी, लेथार्जिक सिचुएशन हो जाएगी, हेडेक, कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेथार्जिक है, हेडेक है, कन्फ्यूजन है, इरिटेबिलिटी है, ये सारे सिम्टम्स आपको CNS से रिलेटेड आप देखने को मिल सकते हैं। साथ देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अगर आप मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की अगर बात करो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया और डिसरिथमिया आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया और डिसरिथमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेज होने की वजह से बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं आगे जैसे जैसे एडवांस होगी हमारी क्लास वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो डिसरिथमिया आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से देखने को मिल सकते हैं। GIT की अगर बात करें तो हमने देखा था कि जब भी पेशेंट के अंदर एल्कोलोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर नोजिया और वोमिटिंग और एनोरेक्सिया, ये तीनों चीज़ें आपको कॉमनली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स की अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टिटेनी, जो कि एक हाइपोकैल्सीमिया का भी साइन है, टिटेनी है, टर्मर्स है, टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब है प्रिकिंग, ठीक है, प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा जैसे कांटे से चुभ रहे हो, ठीक है। और सीजर्स आ सकते हैं और मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, CA+ से इम्बेलेंस वाले सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, कुछ हद तक कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, तो ये कंपनसेट करने में क्या करेगा, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है उसको ये क्या कर देगा, रेट और जो डेप्थ है उसको क्या कर देगा, कम करेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को कम कर देगा, रेट अगर कम हो गई तो H+ आयन जो हम एक्सहेलेशन के अंदर निकाल रहे थे बाहर, ठीक है, जब हम एक्सेल कर रहे थे, ब्रीथ एक्सेल कर रहे थे, उस सिचुएशन में क्या कर रहे थे, H+ आयन और CO2 बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, रेट और जो डेप्थ डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे ये क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करेगा, H+ आयन और CO2 दोनों को वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेगा, रोकना है बॉडी के अंदर, ताकि जो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है उसको हम क्या कर सकें, कंपनसेट करें। इसको रोकने के लिए रेट और जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, H+ आयन का लॉस कम होगा और धीरे धीरे जो pH है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कंपनसेटरी मैकेनिज्म, इसको हम बोल सकते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, ये जो रेट और डेप्थ अगर कम हो गई तो उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपो वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे हैं क्लिनिकल फीचर जो हमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की सिचुएशन के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग की पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्टली MCQ मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन आ सकता है, MCQ फॉर नॉरसेट, UPPSC, ठीक है, निम्हांस, इन सारी एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो नर्सिंग की पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि जब भी आप किसी पेशेंट की, किस पेशेंट की, जब भी आप एक पेशेंट उसकी केयर कर रहे हो, किस पेशेंट की, जिस पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग है, या तो सीवियर वॉमिटिंग वाला पेशेंट होगा आपका, या फिर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग के ऊपर आपका पेशेंट है,
सीवियर वोमिटिंग वाला पेशेंट है और यहाँ है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग के ऊपर। तो अगर जब आप किसी सीवियर वोमिटिंग वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, तब आपको पेशेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। किस चीज़ के लिए? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के लिए। क्योंकि ये दोनों मैंने अभी आपको कॉजेज के अंदर बताया था, ये दोनों मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो जब भी आप किसी सीवियर वोमिटिंग वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें पेशेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर रखना है, उसके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर करना है, ताकि हमें टाइम से पता लग सके कि भाई पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक रेगुलर इंटरवल पे चेक करेंगे तो हमें टाइम से पता लगेगा, हम जल्दी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। और जितने जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, उतना ही हम पेशेंट की लाइफ को प्रिवेंट कर पाएंगे, लाइफ की जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसको अकर होने से बचा सकते हैं, ठीक है। ताकि हम पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस की पॉइंट के थ्रू, ठीक है। कि मान लीजिए आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो, उसको कंटिन्यूस वो सर्जरी से आया है, उसके बाद उसकी कंटिन्यूस डॉक्टर ने उसको कंटिन्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग के ऊपर रखा है, तो कौन सा डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस वहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर बनते हैं, वो सारे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद हम एक क्वेश्चन बैंक सीरीज या फिर एक क्वेश्चन सीरीज MCQ सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। उस MCQ सीरीज़ के अंदर हम आपकी जो अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की, चाहे वो नॉर्सेट हो, UPPSC हो, NHM हो, DSSB हो, ESI हो, ठीक है, उन सारी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQ इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम स्टडी करेंगे। साथ के साथ हमारी ये वाली क्लासें भी चलती रहेंगी, जो कि हमारे लेक्चर वीडियोज़ आ रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, वो वाली क्लासें भी चलती रहेंगी। तो दोनों क्लासें हम पैरेलल चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को हो चुका है, तो उस सिचुएशन के अंदर अब हमें उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसको मैनेज करने का तरीका हमें देखना है। तो उसको मैनेज करने के तरीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को हमें मॉनिटर करना है। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नाम क्यों आया, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नाम इसलिए आया क्योंकि रेस्पिरेटरी, जब भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा या मेटाबॉलिक से रिलेटेड एसिड बेस बैलेंस का कोई भी डिसऑर्डर होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, फर्स्ट कंपनसेटरी सिस्टम, ये सबसे पहले वहां पे कंपनसेट करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर करना है। साथ के साथ जो भी एज पर डॉक्टर्स एडवाइस हमें क्या करनी है, जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशंस हैं, पर्टिकुलर आईवी फ्लूइड्स थेरेपी है, वो हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है, ताकि हम बाइकार्बोनेट आयन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रिएट कर सकें। अगर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो हम क्या कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे। नॉर्मली इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम ऐसी मेडिकेशंस देंगे बाइकार्बोनेट को जो बाइकार्बोनेट को बाइंड करके यूरिन के साथ या फीकल मैटर के साथ बाहर निकाल देगी, ठीक है, मेडिकेशंस और फ्लूइड, ऐसा मेडिकेशन और ऐसे फ्लूइड का यूज़ करेंगे जो क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाहर निकाले बॉडी से। तो जिससे क्या होगा, जो HCO3 आयन है, जो आपके HCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट जो आयन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, कमिंग डाउन टू नॉर्मल,
वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर या नॉर्मल रेंज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें एज पर डॉक्टर एडवाइस उन मेडिकेशंस का है, उस फ्लूइड थेरेपी का हमें यूज़ करना है कि डॉक्टर जो भी फ्लूइड बताए या जो भी मेडिसिन बताए वो हमें एडमिनिस्टर करनी है, ताकि हम बाइकार्बोनेट आयन को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रिएट कर पाएँ। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस होता है तो सिचुएशन के अंदर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस है तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो होता है हमारे पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। तो हमें क्या करना होगा इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हमें क्या करना है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो भी शुरू करनी है। पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए सबसे कॉमनली जो ड्रग काम में ली जाती है वो लिया जाता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। ठीक है, और KCl को कभी भी बोलस के रूप में नहीं दिया जाता है। KCl हमेशा इन्फ्यूजन, नॉट गिवन इन बोलस। ठीक है, यूज इन्फ्यूजन डिवाइस, यूज इन्फ्यूजन डिवाइस टू एडमिनिस्टर, यूज इन्फ्यूजन डिवाइस टू एडमिनिस्टर पोटेशियम। जो भी पोटेशियम है KCl है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें क्या करना है, इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करना है, ताकि हम टाइमली इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे और इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करके ही हम पेशेंट को पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। क्योंकि अगर आप पेशेंट को बोलस दोगे तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए। ठीक है, बोलस दोगे तो कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, जब भी हम पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे तो हमें हमेशा इन्फ्यूजन डिवाइसेस का ही यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, और नहीं समझ में आया प्लीज़ मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोज़ आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।